हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल ज्ञान कोचिंग में। और आज मेरे कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर आप मुझे एचसीएफ और एलसीएम को अच्छे से बताइए क्या होता है। तो मैं आज की क्लास जो आपकी ये बेसिक ही है, इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि मासा यानी कि एचसीएफ क्या होता है और लासा एलसीएम क्या होता है। साथ ही साथ हम समझेंगे कि इसको समझने के लिए आपको कौन सा टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए, किन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहले हम बात करेंगे मासा की महत्व समाप्त वर्त्य हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको करने के लिए आपको बच्चों पता होना चाहिए कि गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। ठीक है, कितने बच्चे फैक्टर जानते हैं कमेंट बॉक्स में बताना। और फैक्टर होता क्या है, और फैक्टर के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं गुणनखंड की नॉर्मली कि गुणनखंड क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा, ये मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा कितना 6। अब बात करें 6 के गुणनखंड की, तो गुणनखंड कौन सी संख्या होती है? गुणनखंड बच्चों वो संख्याएं होती हैं जिनसे ये 6 पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कैंसिल हो जाए, उनको हम इसका गुणनखंड कहते हैं। बात करें इसके गुणनखंड की, तो 6 जो है 1 से कट जाएगा। भाई 1 से तो सारी संख्या कट जाती है। और 6 जो हमारा 2 के पहाड़े में भी आता है, 2 तिया 6 होता है। 6 हमारा 3 के पहाड़े में भी आता है, 3 दूनी 6 होता है। और उसके बाद 6 हमारा 6 से भी कट जाता है। तो अगर हम बात करें गुणनखंड की, तो ये सारे के सारे 1 2 3 और 6 ये 6 के गुणनखंड है। ठीक है, तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट करते चलना। सबसे छोटा गुणनखंड जो किसी संख्या का होता है वो 1 होता है, और सबसे बड़ा गुणनखंड संख्या के जो है अपने आप में ही खुद में ही होती है। तो इनको हम क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, फिर से समझिए गुणनखंड किसको कहते हैं। मैं यहाँ पे एक दूसरी संख्या लिख लेता हूं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 8 लिखा। अब आपसे कहा जाए कि 8 के गुणनखंड बताओ, तो आप मुझे ऐसे भी बता सकते हो और आसानी से। भाई 1 के पहाड़े में 8 आ जाता है, 2 के पहाड़े में भी 8 आता है, 2 चौक 8 होते हैं। 3 से 8 नहीं कटेगा, 3 इसका गुणनखंड नहीं होगा। 4 से 8 कटेगा, 4 दूनी 8, 4 इसका गुणनखंड। 6 से भी 8 नहीं करता है, और 8 फिर 8 से ही विभाजित हो जाता है, यानी कि 8 के ये सारे गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब ये जो सारे हैं इनको हम गुणनखंड कहते हैं। अब बात करें इसके एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। अगर हम गुणनखंड के अनुसार इसका एचसीएफ निकालें, तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन जो दोनों में हो, फैक्टर मतलब गुणनखंड, ऐसा गुणनखंड जो दोनों का हो और सबसे बड़ा हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां से 1 2 3 6 1 2 4 8, तो इनके अंदर सबसे बड़ा और साथ ही साथ क्या, कॉमन भी होना चाहिए। तो ये देख लो, सबसे बड़ा और कॉमन यहाँ पे 2 है, क्योंकि 2 हमारा, आप कहोगे सर सबसे बड़ा तो 6 नहीं, हमने बात करी है हाईएस्ट भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए और गुणनखंड भी होना चाहिए। ठीक है, हाईएस्ट सबसे बड़ा गुणनखंड, कॉमन यानी कि दोनों में हो, और गुणनखंड हो। तो अगर बात करें यहाँ पे 1 2 3 6 की, 1 2 4 6 की, तो दोनों के अंदर 2 जो है वो सबसे बड़ा और कॉमन है। तो 6 8 का मासा जो होगा HCF, वो आपका कितना हो जाएगा? 2। आगे समझ में? HCF क्या समझे कि वो सबसे बड़ा गुणनखंड जो हाईएस्ट हो और कॉमन हो, उसको हम क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। ठीक है, और ये हमारी बेसिक मेथड है। ठीक है, ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब यही बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो ये तो हमारे गुणनखंड थे, यहाँ अभाज्य वर्ड नहीं लगा था, लेकिन अब जो हमारे गुणनखंड है वो प्राइम फैक्टर है, मतलब अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड से क्या समझते हैं ये समझिए। अब जैसे 6 लिखा हुआ है यहाँ पे, अब 6 के मैं अभाज्य गुणनखंड निकालूं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 6 को ऐसे तोड़ूंगा, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो अगर मैं 6 की बात करूं, तो मेरे 6 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3। इसका मतलब देखो 2 3 तो यहां भी आया था, ये वो गुणनखंड है जिन जो किसी के पहाड़े में नहीं आते, यानी कि 2 भी है, ऐसा है जो खुद से कट सकता है, 3 भी खुद से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या, यानी कि जो संख्या किसी से कटे ही नहीं। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, जो संख्या किसी से ना कटे। तो 6 के देखो ऐसे गुणनखंड है 2 और 3, ये 2 और 3 किसी से नहीं कट सकते हैं, ये अपने आप से ही कटेंगे, और इनकी गुणा करें तो 6 भी आ रहा है, तो मतलब ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, ऐसे ही हम 8 के गुणनखंड करें अगर, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे निकाल लेते हैं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड कितने हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये हमारे अभाज्य विधि हो गई। अब देखो यहाँ पे हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब इसको हल करने के लिए हमें क्या करना है? ऐसे गुणनखंड जो कॉमन हो, ये तो अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 3 2 2 2, ये इसके अभाज्य है। अब इनमें से जो कॉमन है, जो दोनों में है, वही HCF आ जाएगा। तो मासा बराबर कितना हो गया हमारा? 2। और इस विधि को हम
अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। ये तो दो संख्याओं के लिए। मान लीजिए यहाँ पे दो संख्या ना होके अब आपकी तीन संख्याएं हो जाए। मान लीजिए एक संख्या आपकी यहाँ पे 6 ले लेते हैं, एक 8 ले लेते हैं और दूसरी संख्या आपकी 12। अब आपसे कहा 6, 8, 12 का महत्तम समाप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो और कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में आप क्या करना है बच्चों? सबसे पहले हम लोग 6 के गुणनखंड करेंगे ऐसे, 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, और ये ऑलरेडी मैंने कर भी रखे हैं। तो 6 के गुणनखंड को मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि जो मेरा 6 है इसके गुणनखंड आए हैं 2 और 3। हालांकि पहले लिखे हुए हैं लेकिन चलो फिर से सोल्व कर रहे हैं। 8 के गुणनखंड की बात करें तो 8 के गुणनखंड हमने ये निकाले थे। 8 के गुणनखंड हमारे आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद हमारा 12 है, 12 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 6 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो 12 के गुणनखंड हमारे कितने आए बच्चों? 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमसे कहा गया है कि भाई HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। अब बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। तो मैंने क्या कहा, जो सब में जितने भी हम संख्याओं का निकालें उन सब में कॉमन होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें HCF की 6 8 12 की, तो देखो 2 जो है ये सब में है, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे बात करें 2 2 इसमें तो है लेकिन ऊपर वाली संख्या में 2 नहीं है। 3 यहाँ पे है, यहाँ पे, लेकिन इसमें बीच में 3 नहीं है, तो उसका HCF भी आपका 2 ही आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? इस विधि को हम अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं। दूसरी विधि आती है इसकी भाग विधि। अब भाग विधि से कैसे कर निकालते हैं। और दूसरी बात, आप किसी भी विधि से हल करिए आंसर आपका सेम आएगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अब देखो भाग विधि की बात करें तो भाग विधि से हम 6 और 8 का ही निकालते हैं, जो हमने पहली संख्या में लिया था उसी में ही 6 और 8 का भाग विधि से। अब भाग विधि से कैसे करते हैं ये समझ लो। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, एक संख्या छोटी है एक बड़ी, ठीक है। तो अब हम अगर इसके भाग विधि से HCF निकालते हैं तो बड़े वाली संख्या को छोटी संख्या से हमें भाग करना है, ठीक है। 6 एकम 6, एक बार चलेगा पहाड़ा। 8 में से 6 गए, कितना बचा आपका? 2 बचा। अब जो शेषफल आया, इस शेषफल से फिर से हम भाग करेंगे 6 को, 2 तिया 6, और ये यहाँ पे पूरा पूरा विभाजित हो गया। 0 जो शेषफल आया वो कौन सी संख्या से भाग करने पर आया? 2 से भाग करने पर हमारा शेषफल 0 आ गया। तो इसका HCF हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। और भाग विधि सबसे बढ़िया विधि होती है, इससे आप कितना भी बड़ा पर्सन हो आसानी से उसको हल कर लेते हैं। तो मैं भाग विधि से कैसे करते हैं, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करना है, फिर जो शेषफल बचेगा उससे फिर इसको भाग करना है। यही प्रक्रिया बार बार चलती जाएगी जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। जहां शेषफल 0 आया, जिस संख्या से भाग करने पर शेषफल 0 आया, वही हमारा HCF हो जाएगा। जैसे मैं आपको फिर से कोई संख्या लेके दिखा देता हूं। जैसे मैं मान लीजिए मैंने संख्या यहाँ पे ले ली इस बार 32 और दूसरी संख्या मैंने ले ली यहाँ पे अपनी 12, ठीक है। तो 32 और 12 का अगर मैं मासा निकालूं तो देखो 12 संख्या छोटी है, 32 बड़ी है, तो 32 को 12 से भाग करूंगा। 12 दूनी 24, 2 बार चलेगा, चल गया 2 बार पहाड़ा। 12 में से 4 गए 8, 2 में से 2 गया 0, तो शेषफल हमारा 8 बचा। मैंने क्या कहा, ये जो शेषफल बचा इस शेषफल से, अब जब मैंने किससे भाग दिया था? 12 को, इस 12 को भाग करूंगा इस शेषफल से। तो 8 से भाग करा 12 को, 8 एकम 8, 12 में से 8 गया, कितना बचा बच्चों आपका? 4 शेषफल बचा। अब इस 4 से भाग करना है इस 8 को, फिर इस 8 को भाग करूंगा, 4 दूनी 8, और ये प्रक्रिया कहां तक चलेगी? जहां तक शेषफल 0 ना जाए। अब मेरा शेषफल तो 0 आ गया, और 0 किस पे आया? 4 से भाग देने पर। तो अगर बात करें तो 32 और 12 का मासा हमारा कितना हो गया बच्चों? 4 हो गया। इस तरीके से हम लोग जो है भाग विधि से मासा निकाल सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रही होगी, सर आपने तो ये बता दिया हमें 2 संख्याओं का, अब अगर हमारी 3 संख्या होंगी तो फिर हम भाग विधि से इसको कैसे हल करेंगे? तो चलिए मैं आपको 3 संख्याओं का भी करके दिखा देता हूं। एक सवाल, कोई भी हम 3 संख्या ले लेंगे अपनी तरफ से, कौन सी लें बताओ? संख्या ले लेते हैं, चलिए मैं ले लेता हूं अपनी तरफ से संख्या। एक ले लेते हैं संख्या हम यहाँ पे 16, एक संख्या ले लेते हैं 12, और एक संख्या ले लेते हैं यहाँ पे 18, और इनका हमें मासा निकालना है, ठीक है। और कौन सी विधि से? भाग विधि से। तो भाग विधि से मासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? पहले कोई 2 संख्याएं ले लेंगे। चलो पहले 12 और 16 का मासा निकाल लेते हैं। तो 12 और 16 में देखो 12 छोटी है 16 बड़ी है, तो 12 से हम 16 को भाग करेंगे। चलिए कर देते हैं, 12 एकम 12, एक बार पारा चलेगा, 6 में से 2 गया 4। अब ये जो 4 बचा, इस 4 से इस 12 को भाग करेंगे, 4 तिया आपका 12 हो गया, ये आपका शेषफल 0।
यानी कि 16 और 62 का में से जो है कितना आया, वो 4 आया। अब लेकिन हमारी एक संख्या और बची है। अब जो हमारा में से होगा 4 और ये जो 18 है, अब इन दोनों संख्याओं को फिर से हम इसी विधि से करेंगे। यानी कि जो में से मेरा 4 आया, इससे मैं 18 को भाग करूंगा तीसरी संख्या को 4 से। अब 4 चौक कितना हो गया बच्चों, 16, 8 में 6 गया 2। अब ये शेषफल 2 बचा, इससे फिर 4 को भाग करूंगा, 2 दूनी 4। तो ऐसे करके हमारा जो फाइनली तीसरी संख्या को भी भाग करने पर शेषफल 0 आया, किससे, 2 से। तो 16, 12 और 18 का मास कितना होगा बच्चों, हमारा 2 हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, फिर से मैं बता दूं। उसके बाद आता है हमारा लघुत्तम समापवर्तीय लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो देखो इससे ऊपर जो हमने अभी पढ़ा, मासा पढ़ा, तो यहाँ पे फैक्टर लिखा था, और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। और गुणनखंड मैंने आपको बताया, किसी भी संख्या का गुणनखंड वो संख्या होती है जिससे दी गई संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए। जैसे यहाँ पे अगर मैं 18 की बात करूं, 18 का गुणनखंड क्या है, तो 18 का गुणनखंड मेरा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 के पाड़े में 18 आता है, 3 के पाड़े में 18 आता है, 6 के पाड़े में 18, 9 के, ये सब गुणनखंड है। लेकिन यहाँ पे फैक्टर लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, मल्टीपल। इतना सा ही अंतर है। लिस्ट मतलब सबसे छोटा, लिस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, और मल्टीपल बोलते हैं हम गुणज को, हिंदी में इसको गुणज बोलते हैं, इंग्लिश में मल्टीपल। अब ये गुणज होता क्या है, सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए गुणज क्या होता है। गुणज, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई 2 का गुणज लिखो, तो 2 का गुणज क्या है, जो 2 के पहाड़े में संख्याएं आती हैं उसको हम गुणज कहते हैं। जैसे आपका 2, 4, 6, 8, 10, और ये कभी खत्म ही नहीं होता, चलता चला जाता है। यानी कि किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज वो संख्या खुद में होती है, और बड़े गुणज को तो हम बता ही नहीं सकते, तो इसको हम गुणज कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको 3 का गुणज की बात कर लूं, तो 3 का गुणज 3, 6, 9, 12, यानी कि जो संख्या 3 के पहाड़े में आ जाती है वो सारी सारी गुणज होंगी, और ये ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये तो इनके गुणज हुए। पर अगर हम एलसीएम की बात करें, तो इसने कहा लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वो सबसे छोटा गुणज जो दोनों का हो। ठीक है, वो सबसे छोटा गुणज जो दोनों का हो। अगर हम यहाँ पे आपसे एलसीएम की बात करें, जो मैंने संख्याओं के गुणज लिखे हैं, 2 और 3 का एलसीएम की बात करें कि इनका एलसीएम क्या है, तो यहाँ पे देखो ये 2 के गुणज हैं, ये 3 के गुणज हैं, तो ऐसा गुणज जो छोटा भी हो, यानी कि सबसे छोटा हो, और साथ ही साथ दोनों में कॉमन भी हो। तो यहाँ पे देखो 2 और 4, 6 का पहाड़ा ये चल रहा, 3 का पहाड़ा ये चल रहा, तो यहाँ पे ये जो 6 संख्या है, और यहाँ पे जो 6 संख्या है वो दोनों में कॉमन है, और इससे पहले कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो कॉमन है, यानी कि इससे पहले कोई ऐसा मल्टीपल, ऐसा गुणज है ही नहीं जो दोनों में है। तो यही इनका क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। बात समझे बच्चे? एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटा गुणज। ठीक है, और जो दोनों में कॉमन हो उसको हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर? इसे भी हल करने की 2 विधि हैं, अभाज्य गुणनखंड और भाग विधि। अब बात करें इसकी अभाज्य गुणनखंड की, तो मान लीजिए मैंने कोई 2 संख्या ले ली, आपने एक संख्या ले ली 12 और एक संख्या ले ली आपने यहाँ पे 6। ठीक है, और हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो मैंने क्या कहा, अभाज्य गुणनखंड, तो पहले 12 की अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। कैसे निकलेंगे, ऐसे 2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, और 6 के अभाज्य गुणनखंड आप लोग जानते ही हो, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 2 इंटू 3। अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम की बात करें, तो मैंने क्या कहा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसे फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे देखो 3 3 लेंगे, उसके बाद 2 कॉमन है, ये भी लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा एचसीएफ, जब हमने ऐसे लिया था। लेकिन इसमें क्या करते हैं, जो लिस्ट जो कॉमन है वो तो लेना ही है, उसके बाद जो बचेंगे उनको भी लेना है। जो कॉमन है उनको एक बार रखना है, जो बचेंगे उनको भी लेंगे। मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 दूनी 12, तो कितना आ गया भाई आपका, ये 12 आ गया। तो ये हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि है। इस विधि से हम लोग क्या करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पहले जो कॉमन होंगे वो रखेंगे, उसके बाद जो बचेंगे उनको भी इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं भाग विधि की। तो आप लास्ट जो है ज्यादातर भाग विधि से निकालना, क्योंकि यही विधि सबसे आसान होती है। अगर हम भाग विधि से बात करें, अभी मैंने किस किस का निकाला, 12 का और 6 का, तो भाग विधि में 12 और 6 का हम ऐसे निकालते हैं, ये आपको आता ही है। जैसे 2 से कितनी बार कटेगा, 12, 2 6 12, और 2 से 6 3 बार। उसके बाद फिर 6 और 3 को फिर से भाग करेंगे। देखो 6 सम संख्या है तो 2 से कटेगा, 2 तिया 6,
और 3 आपका 2 के पहाड़े में नहीं आता तो उसको ऐसे कैसे ही नोट कर लेंगे। फिर इसको 3 से कटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ये प्रक्रिया वहां तक चलेगी जहां तक सबसे अंत में एक एक ना बच जाए। तो यहाँ पे हमारा लास्ट में एक एक हो गया, तो यहीं पे क्वेश्चन को रोक देंगे। अब इसके अगर हम एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम कितना हो गया बच्चों, जो हमारे इधर आए इनको गुणा कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 तियां 12, तो इसका एलसीएम भी कितना आया हमारा 12 आया। देखो तो हम किसी भी मेथड से क्वेश्चन को करें कभी भी वो गलत नहीं जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों आपको लासा क्या होता है, मासा क्या होता है, और यही बच्चों इसका बेसिक है, इसमें कोई ऐसा हवा नहीं है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, लास मासा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो गुणनखंड बड़े से बड़ा जो सब में कॉमन हो उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। दूसरी एक बात और ध्यान रखना, इन्हीं भी संख्याओं का मासा, जैसे हमने 6 और 8 का मासा निकाला, यहाँ पे 6 और 8 का मासा निकाला, तो मासा जो होता है HCF जो होता है वो हमेशा इन संख्याओं से छोटा आता है, वो हमेशा इन संख्याओं से छोटा रहेगा, ये संख्याएं बड़ी रहेंगी और HCF हमेशा छोटा रहेगा। या फिर हो सकता है HCF किसी एक संख्या के बराबर हो जाए, लेकिन कभी भी HCF संख्याओं से बड़ा नहीं होता है। और अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम जो होता है अगर दो संख्या है तो हो सकता है बड़े वाली संख्या के बराबर हो जाए, या फिर एलसीएम हमेशा उन संख्याओं से बड़ा रहता है, कभी भी एलसीएम संख्याओं से छोटा नहीं होता। ये भी काम की बात है। दूसरा संबंध होता है संख्याओं में और लासा मासा में। अगर हमारी संख्याएं दी हुई है, मान लो एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, और दो संख्याओं के बीच में ही संबंध होता है ये, और इनका एलसीएम, ए का जो एलसीएम, ए और बी का जो एलसीएम है वो एलसीएम से ही नोट कर दो, और इनका एचसीएफ एचसीएफ से ही नोट कर दो। तो संख्याओं तथा एलसीएम एचसीएफ में एक संबंध होता है जिसको बोलते हैं कि संख्याओं का जो गुणनफल है वो हमेशा बराबर होता है एलसीएम और इंटू एचसीएफ के। ठीक है, यानी कि संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मास है। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपको एक संख्या दे दी गई है, दूसरी संख्या पूछ ली है, तो आप क्या करोगे, एलसीएम लासा की गुणा मासा से करोगे एचसीएफ से, और उसको दी गई संख्या से भाग करोगे तो आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी। कभी कभी क्या करेगा वो आपको यहां पे एलसीएम दे देगा आपको, ठीक है, और आपसे कहेगा कि इसका एचसीएफ ज्ञात करो। दो संख्या ए बी है, इनका एलसीएम आपको दिया गया है, और एचसीएफ क्या होगा, मासा क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, संख्याओं की गुणनफल, ये नोट कर लेना कॉपी पे, भाग एलसीएम जो दिया है बराबर क्या होता है आपका एचसीएफ के होता है, मासा के होता है। तो इन संख्या, इस तरह से फॉर्मूले से आप लोग जो है दी गई संख्याओं को आराम से निकाल सकते हो। तो बच्चों ये तो आपका बेसिक था। अब अगली जो आने वाली क्लास है उस क्लास में हम ये सारे लासा मासा के हमारे चुने हुए क्वेश्चन हैं जो मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आपके लगातार पेपरों में आए हुए हैं। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर में आए वो भी मैंने यहाँ पे आपके ले लिए हैं, जिससे कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन टाइम टू टाइम मिल जाए। और एलसीएम एचसीएफ आपको कितना समझ में आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।